दोस्तों नमस्कार। नीति मंथन में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं अरुण वर्मा। दोस्तों, आज जिस विषय में हम अपनी चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है लॉर्ड मैकाले। और आप जानते ही होंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कुछ दिनों से बार बार लॉर्ड मैकाले और जो हमारी भारतीय सभ्यता में पश्चिमी सभ्यता का जिस तरीके से मिश्रण हो गया है और अब जो हमारी भारतीय सभ्यता जो हमारी जिसको हम कहेंगे कि जो हमारी ओरिजिनल भारतीय सभ्यता हुआ करती थी, वो किस तरीके से धीरे धीरे करके एक पश्चिमी सभ्यता का उसने एक चोला ओढ़ लिया। और अब हम देखते हैं कि जो हमारी जो कोर आइडियोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके धूमिल होती चली जा रही है। तो जो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी राम मंदिर का जिस दिन ध्वजारोहण था, उस ध्वजारोहण वाले दिन भी उन्होंने लॉर्ड मैकाले का नाम लिया और उसके पहले भी उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उस पे उन्होंने एक संबोधन में अपने लॉर्ड मैकाले का नाम लिया था। और लॉर्ड मैकाले को लेकर बार बार प्रधानमंत्री जी का जो कहना है वो ये कहना है कि जो हमारे को लॉर्ड मैकाले ने जो दिया वो क्या दिया, और जो लॉर्ड मैकाले का जो मेन जो मोटो था, जिस मिशन पे वो बंदा उतरा था, उस मिशन को उसने कैसे पूरा किया। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉर्ड मैकाले अपने मिशन को पूरा करने में सफल हुआ। जैसा कि मैं आपको पहले भी अपने कई वीडियोस में बता चुका हूं कि मिशन जो होते हैं, मिशंस छोटी मोटी अवधि के लिए नहीं होते हैं, मिशंस होते हैं लंबे समय के लिए, 40 साल, 50 साल, 100 साल, इस तरीके की अवधि के लिए अगर किसी काम का बीड़ा उठाया जाता है तो उसको मिशन कहते हैं। तो लॉर्ड मैकाले 1935 में भारत का गवर्नर जनरल काउंसिल में एक मेंबर बना, गवर्नर जनरल काउंसिल का एक मेंबर था। जब वो भारत आया और भारत आके उसने देखा कि यहाँ भारत में भले ही क्षेत्रवार तरीके से देखा जाए तो कोई राजस्थान का है, वहाँ की बोली अलग है, वहाँ की भाषा अलग है, महाराष्ट्र का है, उसकी भाषा अलग है, बोली अलग है, और अगर मध्य क्षेत्र में देखा जाए तो वहाँ की भाषा अलग है। वो बिहार में जाओ, वो कश्मीर में जाओ, तो जिधर भी जाओ आप, तब साउथ में चले जाइए तो साउथ में तो अलग अलग भाषाएं हैं। उसी तरीके से आप बंगाल में चले जाइए तो बंगाल में एक अलग भाषा है। इतनी सारी भाषाएं और इतने सारे कल्चर होने के बावजूद भी ये देश किस तरीके से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से कैसे ये पिरोया हुआ है। तो वो जो धागा था, वो धागा था हिंदुत्व का धागा। उस धागे में अलग अलग प्रांत के अलग अलग तरीके के मोती, जैसे एक माला होती है, उस माला में अगर अपन देखें डिफरेंट अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, अलग अलग कलर के मोती अपन अगर डाल देते हैं तो वो माला बहुत सुंदर लगने लगती है। लेकिन वो माला एक धागे में पिरोई होती है। तो जो धागे का जो काम कर रहा था, वो धागे का काम हिंदुत्व करता था। और हिंदुत्व में जो हमारी विचारधारा जो थी, भले ही वो मराठी हो, भले ही वो बंगाली हो, भले ही वो मलयाली हो, भले ही वो तमिल हो, भले ही वो किसी भी भाषा, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, लेकिन उन सब लोगों को अगर कोई भी चीज अपने एक सूत्र में बांधती थी तो वो हिंदुत्व था। और इस चीज को मुगल आक्रांताओं ने भी बहुत कोशिश की और उन्होंने तो एक अलग रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने सोचा कि हम जेनोसाइड करके, नरसंहार करके लोगों को तलवार की नोक पे हिंदू से मुसलमान बना देंगे और इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर कर देंगे। उन्होंने बहुत प्रयास किया, परंतु वो सफल नहीं हो पाए। और अंततः जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज आने के बाद में, और स्पेशली जब लॉर्ड मैकाले का एक्चुअल पूरा नाम जो था, मैकाले बेबिंगटन मैकाले, ठीक है ना। तो इनका थॉमस बेबिंगटन मैकाले इनका पूरा नाम था, ठीक है। तो जब 1835 में जब ये इंडिया आए तो इन्होंने जो गवर्नर जनरल काउंसिल के जब सदस्य बन के आए तो इन्होंने एक नया रास्ता, बोले नहीं, ये मारने कूटने लोगों को तलवार की नोक पे, बंदूक की नोक पे आप कैसे भी
अपनी जो आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, इससे आप हटा नहीं सकते। तो इस आइडियोलॉजी को हटाने के लिए आपको एक ऐसा, एक जिसको बोलते हैं ना, एक स्लो पॉइजन, एक ऐसा स्लो पॉइजन देना पड़ेगा, जो स्लो पॉइजन धीरे 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 करके इनकी सभ्यता को मार देगा। इनकी जब सभ्यता मर जाएगी, तो इस मरी हुई सभ्यता के बाद, ये मरी हुई जो सभ्यता होगी, उसमें हमारी जो पश्चिमी जो सभ्यता है, उसका हम मिश्रण कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो एक हाइब्रिड जो सभ्यता बनेगी, वो ज्यादा ओरिएंटेड होगी पश्चिमी सभ्यता की तरफ की, ना कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है। तो ये था प्लान। इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया? तो सबसे पहला जो काम किया था वो 1935 में लॉर्ड मैकाले ने एक मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन करके एक इन्होंने शिक्षा नीति को अपनाया, और इसको जो जो शिक्षा प्रणाली थी, उस शिक्षा प्रणाली को भारत में थोपने का प्रयास किया। और भारत में थोपने का क्या प्रयास किया? भारत में इस तरीके से उसको लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस किया कि अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोल पाएंगे तो आप बौद्धिक तौर पे ज्यादा सफल माने जाएंगे। बौद्धिक तौर पे आप ब्रिटिश एम्पायर में एक अच्छे क्लर्क बन पाएंगे। खासकर उन्होंने, संक्षिप्त में जो मैं आपको बताऊं, कि खासकर में जो मैकाले का जो मेन मोटो था, वो मोटो यही था कि अंग्रेजी माध्यम से एक ऐसा क्लर्क तैयार किया जाएगा जो ब्रिटिश प्रशासन के लिए काम कर सकेगा। और उस टाइम पे उनका एक बहुत ही फेमस एक स्टेटमेंट था कि अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा हम भारतीयों को एक ऐसे वर्ग तैयार करेंगे जो रक्त रंग तो भारतीय होगा, जो रक्त से और रंग से तो भारतीय होगा, लेकिन स्वाद, विचार और बौद्धिकता से अंग्रेज होगा। तो मतलब उनका ये, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस चीज का उल्लेख किया था अपने भाषण में, कि हम ऐसे लोग बनाएंगे कि जो देखने में, शक्ल से, सूरत से, हर चीज से, दिखने में और उनके बाकी सारी चीजों से वो बिल्कुल भारतीय होंगे, लेकिन उनकी जो सोचने की जो क्षमता होगी, जो उनके विचार होंगे, जो बौद्धिक स्तर होगा उनका, वो पूरी तरीके से पश्चिमी हो जाएगा। और इस चीज के लिए उन्होंने जो एक नया जो सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया, वो लॉन्च किया 1835 में। धीरे 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 करते 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 समय के साथ साथ बदलते बदलते आज आप देख ही रहे हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से अंग्रेजी का प्रभाव है। आप दूसरे देश देख लीजिए, जिनको हम कह सकते हैं कि जो देश अपने आज भी अपनी भाषा में उन्होंने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इंडिया अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे भाषावाद एक अलग तरीके की एक अलग तरीके का एक डिबेट है कि तमिलनाडु में देखिए तो हिंदी नहीं, महाराष्ट्र में देखिए तो हिंदी नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो भाषावाद को लेके जो एक नया हमारा अंतर कलह जो चालू हो गई, इंग्लिश को लेकर सारे लोग देखेंगे तो आप किसी को भी इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तमिलनाडु में चले जाइए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश से। महाराष्ट्र में चले जाइए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश से। कर्नाटका में चले जाइए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं इंग्लिश से। उनको इंग्लिश में बात कीजिए, उनको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आपने अगर हिंदी में बात कर दिया तो उनको ऐसा लगता है, अरे ये तो हिंदी में कैसे बात कर सकते हो आप, हिंदी तो हमारी भाषा नहीं है। उनको ये जो बीज बोया, ये लॉर्ड मैकाले का बोया हुआ बीज था, और वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सफल हो गया। और लॉर्ड मैकाले का एक और योगदान है। लॉर्ड मैकाले ने जो इसके पहले जो आईपीसी थी, जो हमारी इंडियन पिनल कोड, वो भी लॉर्ड मैकाले का बनाया ही हुआ था। उसी को हम ढोते हुए अभी तक चले आ रहे थे। और आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले ही हमारे जो आईपीसी थी उसको हमने बदल दिया है। तो ये थे लॉर्ड मैकाले, ठीक है ना। उन्होंने जो भारतीय सामाजिक ढांचा है उसको दीर्घकालिक तरीके से, दीर्घकाल मतलब एक मिशन के तौर पे वो उसको डैमेज करना है, और उस पे वो सफल हुआ। अब प्रधानमंत्री मोदी बार बार जिस तरीके से जो अपना जो उद्बोधन होते हैं उसमें बार बार मैकाले से मुक्ति, मैकाले की मानसिकता से मुक्ति की जो बात कर रहे हैं, तो
उस उन उसको उन बातों को करने के पहले काफी कुछ काम नरेंद्र मोदी सरकार ने कर लिए हैं। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि नरेंद्र मोदी सरकार कोई भी घोषणा करने के पहले उस पर्टिकुलर, चाहे वो कोई स्कीम हो, चाहे कोई वो ऐसी प्लानिंग हो, किसी भी चीज को नॉर्मल जनता के सामने में रखने के पहले उसके पीछे में बहुत बड़ा वर्कआउट, करीब करीब 80 से 90% काम वो पहले से कंप्लीट करके रखते हैं, तब वो जनता के सामने लेके आते हैं कि हम ये सोच रहे हैं। ठीक है ना। जैसे आप स्वच्छ भारत अभियान की बात कर ले, तो स्वच्छ भारत अभियान अगर लाल किले से किया हुआ एक सामान्य उद्बोधन होता तो वो किसी भी तरीके से सफल नहीं होता। उसके पीछे की एक प्लानिंग थी कि कैसे हम छोटे से छोटे गांव से लेके नगर निगम से लेके बड़े बड़े जिला पंचायत से लेके हर हर किस किस स्टेज पे उसको हमको किस किस तरीके से लोगों को प्रमोट करना है, किस किस तरीके से लोगों को एजुकेट करना है, वो सारी चीजें जब हम कैसे करेंगे और उसका रिजल्ट आप देखें तो स्वच्छ भारत अभियान एक सफल अभियान रहा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उदाहरणों में ही वीडियो निकल जाएगा। तो हम मेन आते हैं टॉपिक पे कि जो मैकाले की जो मानसिकता है, मैकाले की मानसिकता को किस तरीके से जो मेन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है वो खत्म करना चाहती है, और उसके लिए अभी तक नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं। तो मैं आपको कुछ 6-7 पॉइंट बताता हूं। और ये वीडियो बनाने का मेरे को एक बहुत बड़ा जो मेरे को एक ऐसा मेरे को लगा कि मुझे इस पॉइंट पे एक वीडियो बनाना चाहिए, वो कारण ये था कि कल आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति भवन में एक परमवीर दीर्घा करके एक लॉबी का उद्घाटन किया गया। उस लॉबी का उद्घाटन में सबसे पहले मैं उसी पॉइंट को ही ले लेता हूँ। उस पॉइंट पे ही उसी पॉइंट से अपन आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे रीसेंट क्या है कि 16 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन के अंदर में पहले एक कॉरिडोर था। उस कॉरिडोर के दोनों साइड की दीवारों पे आप अगर पुराने फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं आप देखेंगे तो उस पे ब्रिटिश शासनकाल के या फिर ब्रिटिश जो सैनिक थे, जो कोई लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल, इस तरीके के बड़े बड़े पदों पे आसीन जो ब्रिटिश सैनिक थे, उनके फोटोज लगे हुए थे। ठीक है। और अब क्या किया गया, ये काम बहुत पहले भी किया जा सकता था, लेकिन इस काम को करने के लिए मोदी जी ने एक कदम उठाया। और अब क्या किया गया, वहां पे 21 परमवीर विजेता, जो हमारे पराक्रमी जो सैनिक थे, चाहे वो अलग अलग ओहदे के वो सैनिक हो सकते हैं, तो मैं उनको सैनिक बोलता हूँ। तो अलग अलग जो भी जनरल कर्नल उस पे देखेंगे आप, तो उनके उनके 21 परमवीर विजेता जो थे उनकी फोटो को लगाया गया। और जो पुराने जो मैकाले का, फिर यहाँ पे बात मैकाले की कैसे आती है, मैकाले की यही मानसिकता थी कि हम लॉबी के अंदर में जो फोटोज लगेंगे तो ब्रिटिश काल के लोगों के फोटो लगेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर में जो एक भावना होती है, जो हमारे सैनिकों को लेकर जो हमारी भावना है, वो भावना कहीं नीचे स्तर पे रहेगी, और ब्रिटिश जो फौजी थे, उन फौजियों को लेकर हमारे अंदर में एक अलग तरीके की भावना आएगी। तो उस भावना को मिटाने के लिए ये काम किया गया और परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया। उसमें 21 परमवीर सैनिक, उनका फोटो लगाया गया। तो ये भी एक मैकाले की मानसिकता केवल अंग्रेजी नहीं थी। मैकाले की मानसिकता ये थी कि लोगों के अंदर में एक हीन भावना का शिकार भर देना है। किस तरीके से कि आपकी भाषा सही नहीं है, आपके संस्कृत, जैसे अब आप देखेंगे पहले हमारे यहाँ पे संस्कृत बहुत कॉमन लैंग्वेज हुआ करती थी, संस्कृत आज कहाँ हो गई, विलुप्त होने की तरह, मतलब बहुत सब्जेक्ट बन के रह गई है। मतलब सब्जेक्ट के तौर पे केवल लोग संस्कृत को 6वीं 7वीं 8वीं के बाद में ड्रॉप कर देना, कोई थर्ड लैंग्वेज के जैसा भी कोई उसको यूज नहीं कर रहा है संस्कृत को। संस्कृत के टीचर्स आपको अवेलेबल नहीं है, तो संस्कृत एक प्रकार से विलुप्त होती चली जा रही है। संस्कृत हमारे यहाँ की एक कोर लैंग्वेज, जिसको एक जमाने में कोर लैंग्वेज हुआ करती थी, वो संस्कृत लैंग्वेज आज आप देखेंगे तो खत्म होने की दिशा पे दिख रही है। तो ये है मैकाले की सोच। इस सोच को तोड़ना है। इस सोच को तोड़ने के लिए कैसे
स्टेप बाय स्टेप। और जिस तरीके से मैकाले ने 1835 और आज अगर हम देखेंगे 2025, तो 90 साल, जो 90 साल का जो समय हो गया है, उस 90 साल 1835 से 1935, 200 साल, मतलब 190 साल, सॉरी 190 साल जो हो गया है, उस चीज को करने के लिए मैकाले की जो सोच थी उसको हमारे दिमाग में घुसाने के लिए और इस तरीके से उस बीज को बोने के लिए, और आज वो जो बड़ा वृक्ष के तौर पे मैकाले का जो विचार है वो हमारे यहाँ पे भारतीय संस्कृति में किस तरीके से एक वृक्ष का रूप ले लिया है, तो उसको अगर खत्म करना है तो उसको खत्म करने के लिए उस पे भी समय लगेगा, उसको खत्म करने में भी समय लगेगा। तो मोदी जी ने इसको 10 साल का एक मिशन लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल में ये मानसिकता खत्म हो जाएगी। हाँ, परंतु इस पर्टिकुलर सोच को, जो ये मैकाले का जो विचार है, इस विचार को खत्म करने में मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 40 से 50 साल लगेगा। अब एक छोटा सा एक और उदाहरण है, आप रशिया देख लीजिए। रशिया में कोई भी चीज होती है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी किसी भी तरीके का इन्वेंशन होता है, उनकी खुद की जो उनकी लोकल जो लैंग्वेज है, जो उनकी मदर टंग है, रशियन लैंग्वेज, रशियन पे ही होता है। चाहे उनके आप कोई भी, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट हो, चाहे उनके लोकल प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो खाने पीने दूध की पैकिंग हो, हर चीज रशियन पे लिखी होती है। वैसे आप चाइना में चले जाइए, चाइना में सारी चीजें उनकी जो चाइनीज जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज पे ही वो डील करते हैं। सारी चीजें वो अपनी अपनी जो उनकी जो भाषा है उसको लेकर उनके अंदर में गर्व होता है। वो कहीं पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो अपनी लैंग्वेज पे करते हैं, वो इंग्लिश का सहारा नहीं लेते हैं। चाहे वो रशियन हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो जापानीज हो, वो रिसर्च भी करते हैं तो अपनी लैंग्वेज पे करते हैं। अब हमारे यहाँ पे देखिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखिए आप, किस तरीके से इंग्लिश ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को तार तार कर दिया। इंग्लिश को ऐसा बना दिया कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप और बेकार है, आप तो बेकार आदमी हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो सकते। इंग्लिश मतलब आप पढ़ा लिखा आदमी, इंग्लिश बोल रहा मतलब पढ़ा लिखा आदमी, भले ही उसको वो कौड़ी का तीन हो, उसको कुछ भी नहीं आता हो, है? लेकिन इंग्लिश अगर बोल रहा है तो अरे बहुत पढ़ा लिखा आदमी। अरे इंग्लिश ही सब कुछ नहीं है। अब दूसरी बात आती है सोचने का जो दायरा होता है। सोचने का दायरा तब बदल जाता है कि अगर आपकी मातृभाषा में अगर मैं किसी चीज को विचार करूंगा, या फिर किसी चीज के बारे में मेरे को 10 लाइन लिखनी है, या फिर कोई रिसर्च करनी है, तो अगर मैं एक मातृभाषा में अगर अपने बातों को विचार करूंगा तो मुझे बहुत आसानी होगी, बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर वही चीज मैं इंग्लिश में करने जाऊंगा तो फिर मेरे को सोचना पड़ेगा, मेरे को विचार करना पड़ेगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये चीज कैसे हो सकती है। तो ये एक अंतर आता है, एक इजीनेस जो आती है वो हमारे को अपने लोकल लैंग्वेज में आती है। और उस चीज को खत्म कर दिया मैकाले ने क्या किया, इंग्लिश को घुसा दिया। और धीरे 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 करके देखिए हमारे यहाँ पे आज सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट में मतलब हिंदी का कोई स्थान ही नहीं है, जहां पे आप मतलब इतने इतने बड़े लेवल के प्रबुद्ध लोग हैं जिनको कहते हैं कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का अगर न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो जो हमारे सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, जो सबसे सर्वोच्च अदालत में बैठे हुए हैं, और वो जिरह हो रही है वहां पे, अगर वहां पे किसी भी तरीके का अगर लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है इंग्लिश में हो रहा है। अगर कोई बेचारा गरीब तबके का आदमी है, गांव से आया हुआ आदमी, तो उसको तो पता भी नहीं पड़ेगा कि उसका वकील किस तरीके से उसके पक्ष को रख रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती है। हमारे यहाँ की इंजीनियरिंग सिस्टम को देख लीजिए, हमारे यहाँ की जितने भी इंजीनियरिंग एजुकेशन है सारे इंग्लिश में हो रहे हैं। मेडिकल साइंस देख लीजिए, सारी इंग्लिश में हो रही है। और नॉट इवन मेडिकल साइंस इंग्लिश, आप दूसरे भी कोई भी एजुकेशन अगर आप उठा लेंगे, कोई भी स्ट्रीम्स उठा लीजिए, सारी चीज इंग्लिश का पूरे तरीके से देखेंगे तो एक इंग्लिश का बोलबाला हो गया है। हिंदी और हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनका कहीं से कहीं तक कोई स्थान नहीं रह गया है। इस चीज के ऊपर भी नरेंद्र मोदी सरकार ने एक एजुकेशन सिस्टम में चेंज किया कि जो हमारे, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल से रिलेटेड जो हमारे कोर्सेज हैं, मेडिकल साइंस से रिलेटेड कोर्सेज हैं, इनको हम अपने लोकल लैंग्वेज में भी करना चालू करेंगे। मध्य प्रदेश में हिंदी में इंजीनियरिंग होना स्टार्ट हुई है, बहुत सारे बैचेस हुए हैं बैचेस स्टार्ट हुए हैं जिसमें हिंदी में अब इंजीनियरिंग सिखाई जाएगी। तो उससे एक इजीनेस आएगी आपको। आज भले ही वो टफ लग रहा है और ये कैसे होगा,
कैसे हो रहा है चाइना में, कैसे हो रहा है जापान में, कैसे हो रहा है रशिया में, कैसे हो रहा है फ्रांस में, कैसे कर रहे हैं वो लोग। वो तो इंग्लिश का सहारा नहीं ले रहे, वो तो अपने अपने लोकल लैंग्वेज में, उनको तो हर चीज उनके लोकल लैंग्वेज, चाहे रशियन देख लीजिए, वो जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं वो अपने लोकल लैंग्वेज में करते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को उठा लीजिए आप, वो अपने लोकल लैंग्वेज में करते हैं। तो क्या हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। और हमारी भाषा तो मतलब बहुत ही पुरातन भाषा है, हमारी भाषा में तो ऐसा ऐसा फॉर्मूले छुपे हुए हैं जिनको आपको मतलब विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक जब हमारे भाषा में शोध करते हैं तो उनको पता चलता है अरे ये सारी चीज तो हमने अभी खोजी है, ये तो इनके पुरातन ग्रंथों में तो बहुत पहले से लिखी हुई है। ठीक है, तो ये है मैकाले की सोच से बाहर निकलने का एक मिशन। अब अगर हम दूसरी बात कर ले, मैं कुछ मैंने 5-6 पॉइंट्स निकाले हैं कि कैसे हम मैकाले की सोच से हम बाहर आ सकते हैं। तो मैकाले की सोच से एक और बाहर आने का एक छोटा सा उदाहरण। अब आप देखिए कि नेवी किसकी? इंडियन नेवी। ठीक है, और कब से है नेवी? आजादी के समय से नेवी है हमारे पास में। ठीक है, और उसका जो फ्लैग है, नेवी का जो फ्लैग था, उस फ्लैग में ही यूनियन जैक बना हुआ था। है? उस फ्लैग में ही अगर आप देखेंगे तो उस फ्लैग के अंदर में यूनियन जैक बना हुआ था। अब जाके नरेंद्र मोदी सरकार ने उसके अंदर सितंबर 2022 में एक नया फ्लैग बनाया कि अरे ये क्या है, इतने हमारी नेवी है और उसके अंदर में आपने सेंट जॉर्ज का क्रॉस लगा रखा हुआ है। किस बात का क्रॉस लगा रखा हुआ है भाई? नेवी हमारी, सारी चीजें हमारी, और आप उस पे आपने क्रॉस लगा रखा हुआ है। उसको हटाया गया, उसका उस पे एक अशोक चिन्ह दिया हुआ, अशोक चिन्ह लगाया गया। ठीक है, और उसमें एक 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 सत्यमेव जयते लिखा गया। ठीक है, और उसमें जो हमारे जो आदर्श हैं, जिनको हमको फॉलो करना चाहिए, जो हमारे आइडल्स हैं, उनको हमको फॉलो करना चाहिए। तो अगर नौसेना की बात की जाए तो शिवाजी की पास में जो नौसेना थी वो बहुत पराक्रमी नौसेना थी और बहुत बड़ी विशालकाय नौसेना थी। तो उस नौसेना शिवाजी से प्रेरणा लेते हुए उसके अंदर में अष्टकोण का एक नीले रंग का एक बहुत सुंदर तरीके का एक चिन्ह दिया गया और उसको शिवाजी की नौसेना को समर्पित किया गया। तो एक नया ध्वज जो नौसेना को दिया गया। तो ये भी इस तरीके का स्टेप, इस तरीके से हम धीरे धीरे करके, और मैकाले की जो सोच थी कि हम उसके अंदर में अंग्रेज की प्रवृत्ति भर देंगे कि वो भले ही वो खून से रंग से भारतीय रहेगा लेकिन सोच से वो अंग्रेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। और ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो ले रही है गवर्नमेंट, धीरे धीरे ले रही है। हमको भी सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने लोकल लैंग्वेज के ऊपर में गर्व कर सकते हैं, हमारी हिंदी के ऊपर हम गर्व कर सकते हैं, हमारी संस्कृत के ऊपर में हम गर्व कर सकते हैं। संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड की किसी भी लैंग्वेज से एक सबसे अच्छी एक लैंग्वेज हो सकती है। संस्कृत बहुत अच्छी लैंग्वेज है। वो बात अलग है कि संस्कृत ना मुझे आती है, मैंने भी केवल 8वीं तक ही 8th क्लास तक ही मैंने संस्कृत को पढ़ा, उसके बाद सब्जेक्ट निकल गया, तो उसके बाद आज तक संस्कृत से हमारा किसी भी तरीके का सर और सकार नहीं है। तो उन चीजों को धीरे धीरे करके रिवाइव करना पड़ेगा। जब रिवीजन होगा, चीजें वापस से आएंगी तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी, और जब वो बदलाव आएगा तब हम विकसित भारत की तरफ हमारा कदम आगे बढ़ेगा। अन्यथा हम सोचते रह जाएंगे कि अंग्रेजी के घेरे में घिरे रह जाएंगे, अंग्रेजी के घेरे में घिरे रह जाएंगे। और अंग्रेजी से, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आज से 50-60 साल पहले हमारा अगर सिनेमा जगत देखा जाए तो सिनेमा जगत में काम करने वाले कर्मचारी हों, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ हो, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे एक्ट्रेसेस हों, वो बात हिंदी में करते थे, संवाद उनका हिंदी में हुआ करता था, हर तरीके के सीन के ऊपर में डिस्कशन उनका हिंदी में हुआ करता था। अब आज के अगर आप जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस देख लीजिए, चाहे वो छोटे सा कैमरामैन भी क्यों नहीं होगा, वो डांस कोरियोग्राफर क्यों नहीं होगा, वो आप देखिए वो मतलब काम कर रहे हैं हिंदी मूवी के ऊपर में, मूवी बन रही हिंदी में,
हैं, और उनके जो कन्वर्सेशन हो रहे हैं वो इंग्लिश में हो रहे हैं। तो फीलिंग्स आएंगी कैसे, कब आएंगी, कैसे आएंगी, किस तरीके से आएंगी? फीलिंग्स ही नहीं आएगी। और वही चीज अगर आप साउथ में देख लीजिए, साउथ में जाइए, साउथ के सेट्स में काम करने वाला हर आदमी अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करता है। इसीलिए उनकी जो कोरियोग्राफी है, उनकी सिनेमेटोग्राफी है, उनके डायलॉग डिलीवरीज है, तो उसमें जो इमोशन आता है, वो इमोशन कैसे आता है? वो इमोशन इसलिए आता है क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ का हीरो काम हिंदी की मूवी में कर रहा है, बात अंग्रेजी में कर रहा है सेट पे बैठ के, है? उसको उसको अगर कोई सीन समझाया जा रहा है कि फलाना सीन ऐसा होगा, तो उसको इंग्लिश में समझाया जा रहा है कि अरे दिस वे दैट वे, ऐसा करेंगे वैसा तो आप समझिए कि मतलब उसको जो मैसेज दिया जा रहा है वो इंग्लिश में दिया जा रहा है, और उसको एक्ट करना हिंदी में है। हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है? हो सकता है क्या ये पॉसिबल? और इसीलिए देखिए हमारे जो धीरे धीरे करके हमारे जो हिंदी सिनेमा है उसकी स्थिति आप देखते जाइए, कोई नया आइडिया नहीं आता है। पुरानी कोई दूसरी कहीं देश की मूवी उठाएंगे, उस मूवी को उठाएंगे, उसको उठापटक कर देंगे, अपना एक हीरो घुसा देंगे और उसका कॉपी करके, और आपको हिंदी मूवी बन जाएगी। मैक्सिमम हिंदी मूवीज देखिए तो स्टोरी राइटिंग खत्म हो चुकी है। स्टोरी राइटिंग नाम की कोई चीज नहीं बची। क्यों नहीं बची है? क्यों? क्योंकि वो सारा कुछ उनको चाहिए पका पकाया हुआ। इंग्लिश मूवी कोई होगी, उसमें से आइडिया चुरा लेंगे, उस आइडिया को चुरा के हिंदी में डब कर देंगे, है? ये चल रहा है। और वहीं साउथ में देख लीजिए आप, साउथ की मूवीज लो बजट मूवीज होती हैं, लेकिन आप उनके आइडियाज देखिए, उनके उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग देखिए, उनका उनका भले ही वो एक्शन देखिए, चाहे उनका किसी भी तरीके का पूरी अगर मूवी को आप देखेंगे तो वो मूवी से आपको लगेगा कि हाँ इसके अंदर में एक फील है, इसके अंदर में एक कनेक्ट है। इंग्लिश मूवी में कनेक्ट खत्म हो, हिंदी मूवीज में हमारे कनेक्ट खत्म हो रहा है। अब धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, अगर हम ये सारी चीजें सोचेंगे तो ये धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। अब एक और पॉइंट, एक पॉइंट और, पहले एक रोड हुआ करती थी, ठीक है, रेस कोर्स रोड, ठीक है। रेस कोर्स रोड क्या था? रेस कोर्स रोड जब लुटियन दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ, तो जो मेन जो हमारा जो रोड था 7 रेस कोर्स रोड, जो जो रेस कोर्स रोड के नाम से जाना जाता था, तो वो अंग्रेजों का रखा हुआ नाम था। भाई अंग्रेज चलेगा 1947 में, है, नेहरू जी आए, इंदिरा जी आई, राजीव जी आए, इतने बड़े 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 हमारे यहाँ पे राजनेता हुए, है? उनके दिमाग में ये चीज नहीं आई कि आपको ये रेस कोर्स रोड क्या है? किस बात का रेस कोर्स रोड? आप इसको बदलिए, है? क्या दिक्कत है उसको बदलने? भाई आपके पास में इतनी पावर थी, आप नेहरू जी चाहते तो कब का बदल देते, आते ही बदल देते। नहीं बदला, कभी नहीं बदला। फिर उसके बाद में जब प्रधानमंत्री मोदी आए, तब उन्होंने आके उस रोड का नाम बदल के साथ लोक कल्याण मार्ग किया, है? लोक कल्याण मार्ग से आप अब कुछ समझ में आता है ना कि हाँ भाई लोक कल्याण मार्ग मतलब ये रोड जो है ये उस दिशा को जा रही है जहां पे आगे हमारा संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, हमारे बड़े बड़े नीति निर्माता लोग आगे बैठते हैं। तो जो लोक कल्याण की जो नीतियां बनती हैं, निर्माण होता है जिनका, वो आगे इस रोड में जाएंगे तो हमको वो लोग मिलेंगे। ये मैसेज है उसका। रेस कोर्स रोड क्या? रेस कोर्स रोड आप ढो रहे हो, चले जा रहे हो, ढोते चले जा रहे हो, कब तक ढोगे आप? तो ये है मैकाले की जो मानसिकता, उससे बाहर निकलने का स्टेप्स, ऐसे ऐसे करके। और अब खुले तौर पे नरेंद्र मोदी ने बोलना चालू कर दिया है कि हमको इस मानसिकता से बाहर निकलना है। तो जब उन्होंने बोलना चालू कर दिया तो उन्होंने बहुत सारे काम कर दिए हैं, और उनको उदाहरण के तौर पे रखेंगे सामने, और फिर उसके बाद में आप हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अब अगर आप देख लीजिए इंडिया गेट, इंडिया गेट पे आप देखेंगे तो 1936 में एक स्टैचू लगा था, किसका? जॉर्ज फिफ्थ का, ठीक है। इंडिपेंडेंस हुई, इंडिपेंडेंस होने के बाद में 1947 में हमारे को इंडिपेंडेंस मिला। उसके बाद में जब इंडियन रिबेलिएशन ऑफ 1857 जब हुआ था, तब जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज को डिसाइड किया। कब डिसाइड किया? 1967 में डिसाइड किया है कि हमको ये जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है हमको इसको हटाना है। फिर वो मूर्ति हटाई गई,
ठीक है, आपने हटाई मूर्ति, लेकिन हटाने के बाद में आपने आपने ये नहीं सोचा, आपने पूरी दुनिया में तो पूरे भारत देश के अंदर में तो जगह जगह इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू, ये नेहरू, वो नेहरू, सब तो कर रखा है। अभी परसों की बात है जो चर्चा हुई थी, है उस पे कितने 800, आई थिंक 388, सॉरी 388 ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो केवल इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और इनके नाम पे चल रही है, गांधी परिवार फैमिली के नाम पे चल रही है। आपने इतनी योजनाएं बनाई, आपने वहां पे स्टैचू लगाने का नहीं सोचा कि हमने हमारे एक ऐसे नेता का स्टैचू लगाते हैं जिससे लोग प्रेरणा ले सके, है ये काम भी किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया कि वहां पे ग्रेनाइट की आदमकद मूवी बनवाई, आदमकद एक स्टैचू बनवाया गया, प्रतिमा बनवाई गई और 2021 में उसका अनावरण किया गया। तो इस तरीके से वो जॉर्ज पंचम को तो निकाल दिया आपने, लेकिन वो खाली खाली पड़ी हुई है वो छतरी। उस छतरी में आपको कुछ लगाने का, सोचने का विचार नहीं आया कि आप कुछ लगा देते? क्या हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कमी थी? अरे महात्मा गांधी ही लगा देते। महात्मा गांधी तो सबके आइडल है, सब मानते हैं महात्मा गांधी को, भाई महात्मा गांधी की लगा देते। नहीं, बस हटा दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया हमने तो, है? तो इस तरीके से अब वहां पे जब हमने लगाया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को लगाया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक प्रेरणा है हमारे लिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए एक प्रेरणा है कि उस इंसान ने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरीके से लोहा लिया अंग्रेजों से, तो प्रेरणा का पॉइंट बना, अब जाके बना। अब बात आती है आगे फिर, अब आप देखिए आजाद हुए हमको, ठीक है, कितने साल हो गया? इतने साल में कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारे जितने भी जो सैनिक शहीद हुए हैं, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 से लेके शहीद हुए हो, आजादी के बाद कितने सारे युद्ध लड़े हमने, उन युद्धों में शहीद हुए सैनिकों के लिए हमारे पास में एक नेशनल वॉर मेमोरियल होना चाहिए। हम किसको ढो रहे हैं? हम वही मैकाले की मानसिकता कि जो अंग्रेज बना के चले गए वही हमारे लिए सब कुछ है। अंग्रेज क्या बना के चले गए? अंग्रेज बना के गए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हमारे यहाँ से इंडिया से जो हमारे सैनिक गए थे और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ते हुए शहीद हो गए, उनके लिए एक स्मृति स्थान बनाया गया जिसको इंडिया गेट बोला गया। वो इंडिया गेट में जो ब्रिक्स लगे हुए, वहां पे वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए हमारे जो सैनिक थे उनके नाम लिखे हुए हैं। लेकिन उसके बाद जो हमने 47, 48, 61, 62, उसके बाद 71, कारगिल, इतने युद्ध लड़े, किसी को दिमाग में नहीं आया कि हमको एक नेशनल वॉर मेमोरियल की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी आए और फिर 1971 का जब हमने युद्ध जीता, तो इंदिरा गांधी जी ने, देखिए आप सोचिए, मतलब इसी को बोलते हैं कि सोच में संकीर्णता आ जाना, कि कैसे संकीर्ण हो जाती है सोच। तो इंदिरा गांधी जी ने 26 जनवरी 1972 में डिसाइड किया कि इंडिया गेट के बीच में एक हम अमर ज्योति जला देते हैं। किसके लिए? कि जो 1971 में जो हमारे सैनिक, पराक्रमी सैनिक जो शहीद हुए हैं उनकी याद में। अरे भाई, वॉर मेमोरियल नहीं बना सकते थे? उसके पहले का 61 का, 65 का, 62 का, 61, इतने सारे युद्ध हुए नहीं हुआ था? 48 का है, वो सब उन सब लोगों के लिए आपने उन जो गोवा में जो ऑपरेशन हुए और इतने सारे ऑपरेशन हुए, क्या कमी है क्या? हमारे यहाँ पे इतने शहीद लोग हुए हैं, क्या उनके उनके गौरव गाथा को सुनाने के लिए क्या आप एक नेशनल, क्या सरकार के पास पैसे की कमी थी, जमीन की कमी थी, किस चीज की कमी थी? नहीं, मानसिकता की कमी थी। मानसिक तौर पे हम गुलाम थे। उस मानसिक तौर की गुलामी से बाहर निकलने के लिए फिर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि नहीं, एक नेशनल वॉर मेमोरियल बनेगा और 21 जनवरी 2022 में उसका इनॉग्रेशन हुआ। और आज आप देखिए हमारा खुद का नेशनल वॉर मेमोरियल है, जहां पे हर एक सैनिक, चाहे वो किसी भी युद्ध में शहीद हुआ हो, वीरगति को प्राप्त हुआ हो, वो हर एक शहीद का नाम वहां पे अंकित है। बहुत सारे छोटे छोटे स्टैचूज लगे हुए हैं वहां पे, जो परमवीर विजेता हैं। तो वो ये होती है एक मानसिक सोच में परिवर्तन। क्यों नहीं आया परिवर्तन? इतने सालों से आप देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू 17 साल रहे, इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी रहे, सोनिया गांधी हो गई,
उसके बीच में भी इनके समर्थन की इतनी सारी सरकारें चली, क्यों इन्होंने नहीं सोचा? ये उसी पे ही क्यों, उसी कुएं के मेंढक क्यों बने रहेंगे? हाँ हाँ ठीक है, अरे इंडिया गेट है, कोई दिक्कत नहीं है, एक और अपन अमर ज्योति जला देते हैं, बोल देते हैं कि हाँ यही है हमारा नेशनल। अरे भाई क्यों अलग से नहीं बना सके आप? बनाते, किसने मना किया था? है आपके लिए, आपके नाम पे वो होता, आप बनाते उसको नेशनल वॉर मेमोरियल, कोई मना नहीं था किसी ने। इतने सारे आपने नेशनल पार्क्स, आपने राजीव गांधी नेशनल पार्क, फलाना इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये पार्क वो पार्क, एयरपोर्ट से लेके हर चीज पे आपने नाम लिखवा दिया है। वॉर मेमोरियल के लिए आपको कभी दिमाग में नहीं आया? क्यों नहीं दिमाग में आया? सोच, मानसिक तौर से संकीर्ण सोच, और उस सोच से बाहर निकलना ही मैकाले की मानसिकता से बाहर निकलना है। तो ये हो गया नेशनल वॉर मेमोरियल। अब आते हैं कर्तव्य पथ। भैया आजाद हुए हम, आजाद होने के बाद में जो रोड है, उस रोड का नाम था किंग्स वे। किंग्स वे मतलब राजा की तरफ जाने वाला रोड, जहां पे राजा बैठता है तो वो रोड राजा की तरफ लेके जाएगा आपको। इनने क्या किया, इतने सालों तक शासन करने के बाद में इनने कुछ नहीं किया। सोच का देखिए, आप सोच की बात कर रहा हूं मैं, और कुछ भी नहीं बात कर रहा हूं, इंटेंट की बात कर रहा हूं। क्या आपने किंग्स वे नाम बदला, उसको कह दिया राजपथ। क्या किया, अंग्रेजी को हिंदी कर दिया। उसका अर्थ तो वही है? और आप, ये होती है मानसिक तौर पे कि आप खून से, शारीरिक तौर से, रंग से आप हिंदुस्तानी हो, लेकिन आपका बौद्धिक जो मानसिकता है वो मैकाले ने डिसाइड कर दी कि नहीं, किंग्स वे। आप किंग्स वे के आगे कुछ सोच ही नहीं पाए। आप किंग्स वे के आगे क्या सोच पाए? उसको राजपथ कर देते हैं। ये थी सोच में संकीर्णता। इस संकीर्ण सोच को बदलने के लिए हमको इसका दायरा बदलना पड़ेगा, तब हम बाहर निकल पाएंगे इस मैकाले के जो उसका फैलाया हुआ जो जाल है, उस मिशन से हम कैसे बाहर निकल पाएंगे। उससे बाहर निकलने के लिए हमको सोचना पड़ेगा, हमको सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा कि हम किस तरीके से हम अपने देश को, हमारी संस्कृति को, हमारे पूर्वजों को, हमारे लोगों को हम किस तरीके से अपने दैनिक जीवन में हम उनको किस तरीके से समायोजित कर सकते हैं। तो इस चीज से निकलने के लिए हमको मैकाले की सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर उसको किया गया कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ की मतलब आप जब वहां चलो तो आपको फील हो कि हाँ, कि मैं एक कर्तव्य करने के लिए जा रहा हूं, कि मेरा एक कर्तव्य है। किसके लिए? चाहे वो आप देश के सुरक्षा के लिए काम कर रहे हो, चाहे वो आप नीति निर्धारण का काम कर रहे हो, चाहे आप किसी भी तरीके का, दूसरे तरीके का किसी भी संस्था से जुड़े हुए हो, तो आपको कर्तव्यों का, आपको एक आवाहन हो, आपके अंदर से एक कर्तव्यों का आवाहन हो कि हाँ भाई, मैं कर्तव्य को करने के लिए जा रहा हूँ। कर्तव्य पथ ये हुआ कुछ ढंग का। आपने किंग्स वे को राजपथ कर दिया। तो ये इस तरीके से हमको धीरे धीरे करके हमको मैकाले की जो सोच है, उस मैकाले की सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है कि पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट हाउस अगर आप देखें तो जो एडविन लुटियंस था और हार्वर्ड बेकर, इन्होंने किस सोच से बनाया था? उनकी सोच क्या थी? उनकी सोच थी कि हमको सालों साल तक हमको हिंदुस्तान के ऊपर में राज करना है। तो उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से उसका डिजाइन किया था। सारी चीजें उनकी अंग्रेजी सोच भरी हुई थी उसके अंदर में हर तरीके से। तो जब उन्होंने कोलकाता से अपनी राजधानी को न्यू दिल्ली शिफ्ट किया, उन्होंने बोला न्यू दिल्ली शिफ्ट करने के पहले हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। ठीक है ना? तो जो लुटियन एडविन था, एडविन लुटियन और हार्वर्ड बेकर, इन्होंने जब 1927 में इसको डिजाइन किया गया, और इसको बनाते ऐसी स्थिति आ गई कि जब वो बन के तैयार हुआ और जब तक उन्होंने उस पर शासन करना था, तो उसी टाइम तक ब्रिटिश साम्राज्य का एक प्रकार से कहा जाए तो यहाँ पे अंत होना स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने वो छोड़ के चले गए। अब भाई वो छोड़ के चले गए, कितने साल हो गए उसको छोड़ के गए हुए, आप उसी में घुसे हुए हो। आपको सोच ही नहीं है कि आप भैया हो गया ठीक है, क्या संसाधनों की कमी है, पैसे की कमी है, किस चीज की कमी थी?
अरे छोड़ दो भाई, उसको संग्रहालय बना देते आप अपने लिए खुद का एक संसद भवन बनाते, खुद का कि हाँ ये हमारा संसद भवन ये होगा। हमारी सोच क्या, आर्किटेक्ट की कमी थी क्या? हमारे यहाँ पे एक से एक आर्किटेक्चर है, और जो नया संसद भवन बना देखिए उसका आर्किटेक्ट क्या एक नंबर का आर्किटेक्चर है? आप मानसिकता से बाहर तभी आओगे आप जब आप चीजों को छोड़ने, अब उनको क्या था कि बना तो हुआ है, क्या लेना देना, क्या करना बना के नया, अरे यही सही बढ़िया है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसी में हम रंग पोत लेते हैं, इसी के अंदर में जो सिस्टम्स की कमी है, एयर कंडीशंस की कमी है, तो इसको तो यहाँ से ऐसा करके अल्टर करके वल्टर करके हम किसी भी तरीके से इसी के अंदर घुसे रहो, जो वो बना के चलेगा उसी में। तो जब आप उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में जब आप बैठोगे तो आपके सोचने की जो बौद्धिक क्षमता होगी वो भी वैसी हो जाएगी। जगह जगह आपको वही प्रतीक चिन्ह मिलेंगे, वही चीजें मिलेंगी आपको। गुलामी में रहने की आपको एक प्रकार से आदि, धीरे धीरे करके आदि बना दिया जाएगा कि हाँ ठीक है, अरे कोई बात नहीं। फिर आदमी इग्नोर करने लगता है, आदमी इग्नोर, अरे क्या दिक्कत है, अरे गुलाम, हाँ ठीक है, जब गुलाम थे तब का था, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आदमी इस सोच में चला जाता है। अगर आपने उस चीज को बदल के एक नया बिल्डिंग बना दिया तो तब आप बगल वाली बिल्डिंग को जब देखोगे तब आप बोल सकते हो गर्व के साथ में, अरे वो तो फालतू था, गुलामी का प्रतीक था वो हमारे, अब देखो ये हमने खुद का बना लिया, हमारा ये है, या हमारा हमारा वैभव है, ये हमारा यह गर्व है, ये हम गर्व से कह सकते हैं कि ये हमारा खुद का बनाया हुआ पार्लियामेंट है। और आप नया पार्लियामेंट देखिए, आप बहुत बढ़िया शानदार पार्लियामेंट है। तो इस तरीके से धीरे 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 करके जो मैकाले की जो सोच है उस सोच से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर हम आने वाले समय में, मेरा तो सुझाव है, अगर ये मेरा सुझाव किसी भी तरीके से अगर जो केंद्र में बैठे हुए जो नेतागण हैं, मंत्री हैं, अगर उन तक पहुंचे तो मेरा तो सुझाव रहेगा कि एक झटके में लुटियन दिल्ली के अंदर जितने भी रोड्स के नाम, ये फलाना रोड, ये ढिमाका रोड, ये मुगल्स के नाम पे, ये वो ब्रिटिशर्स के नाम पे, जितने भी रोड हैं, सारे रोड के नाम पे एक बार एक झटके पे उठाइए। और चाहे तो वो हमारे साइंटिस्ट के नाम चूज कर लीजिए, कुछ साइंटिस्ट ऐड कर लीजिए, कुछ हमारे हमारे जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे फौजी हैं, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया देश के लिए, उनके नाम पे रखिए। और कमी नहीं है, कोई वैज्ञानिक लीजिए, कुछ हमारे ऐसे राजनेता ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि कांग्रेस का राजनेता कोई अच्छा नहीं था, कांग्रेस के भी बहुत अच्छे अच्छे राजनेता थे, उनके नाम पे रखिए हैं। और सारे रोड एक बार में बदल दीजिए, सब खत्म, बिल्कुल बिल्कुल साफ कर दीजिए वहां से, कोई भी हमको वहां पे नामो निशान नहीं रखना कि ये हुमायूं रोड, ये अकबर रोड, ये बाबर रोड, ये फलानी रोड, ये तुगलक रोड, लोधी रोड, काय के रोड, कोई रोड नहीं, या हटाओ सारे रोड। ये सारे रोड्स के नाम एक झटके में बदलो, बैठो, एक पास करो, संशोधन लेके आओ, चाहे जिस भी तरीके से, चाहे वो कोई भी अमेंडमेंट करना हो, वो कुछ भी कीजिए, और एक बार में सारे नाम बदल के खत्म कर दीजिए, सारे नाम बदलिए, खत्म कीजिए, और पूरा साफ सफाई कर दीजिए वहां की। तो ये मेरा एक सुझाव है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे मेरे चैनल की रीच और बढ़ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।